एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। जिनका आज एग्ज़ाम है, उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट और जिनका कल एग्ज़ाम है, उनके लिए भी गुड विशेज़ है हमारी। और मैं आज आपके लिए जो आज एग्ज़ाम है जिनका वो तो नहीं देख पाएँगे, लेकिन जो कल एग्ज़ाम है जिन बच्चों का उसका टीजीटी और पीआरटी का, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाषाई विविधता। भाषाई विविधता का मतलब क्या होता है कि आपका अगर अर्थ की बात करें तो हमारे जो इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपने देखा होगा कि अलग अलग जो है लैंग्वेजेस का यानी भाषाएं पाई जाती हैं। जैसे आप बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे इसमें पंजाब में बात करते हैं, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, राजस्थान में आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। तो ऐसे ही अलग-अलग स्टेट में जो है अलग-अलग लैंग्वेजेज़ बोली जाती है और आधार पर क्लास में बच्चे भी इसी तरह के जो है पाए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ली जाए तो जैसे केवीएस है, आपके आर्मी स्कूल्स हैं, उनमें बच्चे क्या होता है कि अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में और टीचर को भी टीचर के लिए भाषाई ये विविधता वाला टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों इम्पोर्टेंट है ये टीचर्स के लिए? इसलिए है क्योंकि टीचर्स को बच्चों को फेस करना पड़ता है कि तरह-तरह के बच्चे आपको क्लास में मिलेंगे, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ वाले बच्चे मिलेंगे। आपने देखा होगा कि अब जैसे बिहार से पेरेंट्स यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। हमारे जैसे आप दिल्ली एनसीआर की तरफ देखते हैं, गुरुग्राम है आपका इधर आपके यहाँ पे मिलते हैं बच्चे। आपको हर तरह के बिहार में जो जो है हर सिटी में आपको अलग-अलग मतलब ये बच्चे मिलते ही हैं। तो वहाँ पर वो बच्चे क्या करते हैं, उनको भोजपुरी आती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को मतलब समझाना टीचर्स को आसान हो जाता है अगर उसे पता होगा कि बच्चा कौन-सी लैंग्वेज में ज़्यादा कम्फ़र्ट है, जिससे वो अच्छे से उसको समझा सके, उसको अच्छे से समझ आ सके, उसको समझ सके बच्चे को कि बच्चे जो है किस स्टेट से हैं और कौन-सी उनको भाषा आती है और उसको कैसे उसको हैंडल करना है। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, भाषाई विविधता वाले बच्चे कक्षा यानी आपने देखा होगा कि हमारी जो शिक्षण में बहुभाषाई जो कक्षाएँ होती हैं, वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आपको ना पता ही है कि जो अलग कक्षा में बहुत तरह के जो बच्चे जितने भी क्लास में आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं 35 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से आपके अगर 20 स्टूडेंट एक लैंग्वेजेज़ के हैं हिंदी के हैं, तो बाकी जो और भाषाएँ भी तो बोलते हैं ना बच्चे, तो उनको उनको समझना, वो अपने मतलब टीचर अपनी बात को उनको समझा सके और वे अपनी बात को मतलब उसकी बात को भी समझ सके। इसीलिए हम क्या करते हैं क्लास में उसको मतलब टीचर को क्लास में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में जिस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ के बच्चे भी हो सकते हैं। बहुभाषी कक्षा से अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो जिसमें बच्चे भिन्न-भिन्न भाषाई क्षेत्र से आते हैं और उनकी मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करके उनको अधिक से अधिक अपने जो शिक्षण को है, वो प्रभावशाली हम बना सकते हैं। बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से उन्हें अन्य भाषा का ज्ञान कराना, यानी हमें क्या करना है उनको हम दूसरी भाषा का उसको नॉलेज प्रदान कर सकते हैं और मानक भाषा से परिचित उसको करा सकते हैं। अनेक समस्याएँ भी अगर देखो आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे हैं तो उससे में क्या होता है, बहुत सारी समस्याएँ भी जो है इनसे जुड़ी हुई हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, भाषा शिक्षक जो लैंग्वेजेस का जो टीचर होता है, भाषा शिक्षण का कार्य करवाता है। जैसे हिंदी का टीचर है तो वो हिंदी का उसको हिंदी अच्छे से आती होगी और वो उसको अलग-अलग जो भाषाई क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, उनको समझने में भी उसको ईज़ी रहेगा, आसान रहेगा। अब अगर हम बात बात करते हैं भाषाई विविधता या बहुभाषिता। भाषाई विविधता यानी जो डिफरेंट लैंग्वेज है और बहुभाषिता मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस जो बोलते हैं बच्चे। बहुभाषिता समाज का एक अभिन्न अंग है। आपको पता ही है कि आजकल मतलब हमारी जो त्रिभाषा सूत्र भी जो है हमारे यहाँ
1986 का जो कोठारी आयोग आया था, उसने क्या किया था, उसने त्रिभाषा सूत्र दिया था, ताकि बच्चे एक लैंग्वेज तो आप इंग्लिश पढ़ते ही हैं, एक हिंदी हो गई और एक थर्ड भाषा भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये त्रिभाषाई सूत्र जो है उन्होंने लागू किया था। भारत एक आपने देखा होगा मल्टीपल लैंग्वेज हमारा जो कंट्री है, उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेज़ जो हैं बोली जाती हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 1600 से अधिक भाषाएँ जो है जानी जाती हैं। जो विभिन्न भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो 47 भाषा ही ऐसी हैं जो हम पठन-पाठन यानी हमें जो हम स्कूलों में हम यूज़ करते हैं, जिनमें हम उसको पढ़ा सकते हैं, जिसमें हम उसको मतलब जैसे होता है ना कि आप राजस्थान में जा रहे हैं तो वहाँ पे मारवाड़ी लैंग्वेज है, आप बिहार में पढ़ाएँगे तो भोजपुरी लैंग्वेज है, आप कहीं कर्नाटक में जाएँगे तो वहाँ कन्नड़ लैंग्वेज है। तो ऐसे ही है जो 47 भाषाएँ हम जो है उसमें हमारे पठन-पाठन में हम यूज़ कर सकते हैं। इनमें से केवल जो 22 भाषाएँ हैं, 22 भाषाओं का हुई हमें जो संविधान हमें 22 भाषाओं के रूप में ही जो है मान्यता इन्होंने प्रदान की गई है। और इस इतनी विविधता के बावजूद भी आपने देखा होगा कि कई भाषाएँ और सांस्कृतिक तत्व जो होते हैं, भारत का एक भाषिक क्षेत्र के रूप में जो है उसको माना जाता है। अब जैसे ये नोट राइट किया है मैंने कि 1968 में जो कोठारी आयोग आया था, कोठारी कमीशन द्वारा विद्यालयों में त्रिभाषा का सूत्र दिया गया था। कौन-सी भाषा का? त्रिभाषा सूत्र। 1968 में आपने देखा होगा एनईपी भी तो आया था ना, तो एनईपी आया था उसमें एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इसने क्या की थी सिफ़ारिश की थी कि त्रिभाषा सूत्र जो का उसने उन्हें भाषाओं का यूज़ किया था। जैसे शास्त्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा व आधुनिक यूरोपीय भाषाएँ जो हैं इसमें शामिल थीं। इन भाषाओं में 3 भाषाओं को पढ़ाने का जो है उन्होंने प्रस्ताव किया था कि भई 3 भाषाएँ एटलीस्ट बच्चों को पता होनी चाहिए। और उन्होंने इसने क्या किया था कि इस बहुत सारे उसने जो है सख्त इसमें नियम भी बनाए थे कि भाषितावाद को जो है उन्होंने बनाए रखना और इसे जीवितता प्रदान करने के लिए भी उसने इसको प्रयास किया था और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे यहाँ पर जो है केंद्र स्थापित होने चाहिए ताकि ये इसको क्योंकि देखो टीचर्स को भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना कि भई उसको वो लैंग्वेजेज़ आनी चाहिए, बच्चों को तभी तो समझा पाएगा ना। अब आता है 22 भाषाओं को संविधान की अब एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान में जो है कौन-सी अनुसूची है जिसमें हमें 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची में उनको शामिल किया गया था, तो ये कौन-सी है? ये 8th अनुसूची है। बहुभाषिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता का जो है उन्होंने क्यों महत्व हुई थी, तो इसका रीज़न ये था कि ये आता है बहुभाषिता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अस्मिता का क्या मतलब होता है? पहचान बनाती है उसका। तो उसकी पहचान होती है कि अस्मिता ये वर्ड है ना यूज़ किया जाता है कि अस्मिता क्या होता है? अस्मिता का मतलब होता है कि उसकी पहचान की जाती है। यह भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण भी है। और संसाधन के रूप में भी इसका प्रयोग जो है करना कक्षा की नीति का हिस्सा होना चाहिए। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक माध्यम के रूप में इसका अगर काम करते हैं तो रचनात्मक भाषा शिक्षण का ही कार्य करना पड़ता है। बहुभाषिता केवल एक संसाधन नहीं है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पुट करता है कि बहुभाषिता जो है हम उपलब्ध कराते हैं ये मतलब साधन के तौर पे करें या साध्य के तौर पे। तो ये क्या है संसाधन का बेहतर उपयोग नहीं है, बल्कि इसका क्या करेंगे सुनिश्चित इसको क्या करना है यह एक सुनिश्चित करना है इसको, कि हम इसको खाली एक संसाधन के रूप में ना करें कि हाँ, भई लैंग्वेज यूज़ कर लिया और उसका उसको सिर्फ़ एक लागू कर दिया गया और उसका यूज़ ही ना हो। तो ये क्या करना हमें इसको क्या करेंगे सुनिश्चित करेंगे कि भई हम बहुभाषिता वाली क्लास में जा रहे हैं और वहाँ बच्चों की उसको लैंग्वेजेज़ को अच्छे से हम समझ पा रहे हैं और उसको अपनी जो हम उसको पढ़ा रहे हैं वो भी उसको अच्छे से समझा पा रहे हैं।
हर बच्चा यह जो है यानी जो भी बच्चा है वो उसको अच्छे से उसको स्वीकार भी करे और उसको संरक्षित महसूस करे। और अलग-अलग भाषा परत से जो बच्चे आते हैं, उनको बच्चों के शब्दों और उच्चारण में जो अब बच्चे के क्या होगा कि आपने देखा होगा हमारे हरियाणा में ही बात करते हैं। अब आप यहाँ सिरसा की तरफ जाएँगे, सिरसा और पंचकुला इधर कुरुक्षेत्र की साइड जाएँगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि पंजाबी बोलने वाले बच्चे काफ़ी पाए जाते हैं। आप इधर है आपके जो राजस्थान के लगते जितने भी महेंद्रगढ़ है, आपका इधर रेवाड़ी साइड महेंद्रगढ़ की साइड साइड जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ा-सा मारवाड़ी टंग हरियाणवी और मारवाड़ी का मिक्सचर पाया जाता है। तो हमारे खुद के हरियाणा में ही आप यहाँ यूपी के इस तरफ जाएँगे आप यूपी बॉर्डर के लगते हैं जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट ये है आपका सोनीपत से की साइड और इधर जाएँगे, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा मल्टीपल लैंग्वेज यानी यूपी और हरियाणा का जो है मिक्सर पाया जाता है, यहाँ पर भी टंग पाया जाता है। यानी यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि जबना पार यानी इस तरह की जो लैंग्वेजेज़ वहाँ पे बोली जाती है। आप बात करते हैं कि ये भाषिक जो भूमि है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी को पीछे नहीं, हम इसको छोड़ सकते हैं। अब आता है बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से यह पता चलता है कि आपसी जो भाईचारा है यानी अगर देखो इससे है ना हाँ, आपसी भाईचारे की भावना भी होती है यानी इसमें अलग लैंग्वेज से अगर बच्चा आया हुआ है और वहाँ पे पढ़ रहा है तो उससे जो है उसको आपसी भाईचारे ज्ञान आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज सीखने में आप क्लासरूम में एक बच्चे 30 स्टूडेंट है या 35 स्टूडेंट है अलग अलग भाषा से अगर वे आए हुए हैं तो एक दूसरे की भाषा भी जो है बोलते हैं तो कुछ ना कुछ वो कैप्चर भी करते हैं तो इससे आपसी भाईचारे की भावना भी उसमें भी पाई जाती है और बहुभाषिता क्षमता जो है उसमें संज्ञानात्मक बुद्धि इसके अंदर क्या होगा संज्ञानात्मक बुद्धि वृद्धि होगी, सामाजिक सहिष्णुता भी इसके अंदर पाई जाती है और विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर की को भी बढ़ाता है ये। इसीलिए भाषाओं को विद्यालयों के एक संसाधन के रूप में भी इसका जो है प्रयोग किया जा सकता है। अब एग्ज़ामिनर क्या करेगा कि जो पूछेगा कि बहुभाषिता के अध्ययन से हम मतलब जो बहुभाषिता है उसमें हम क्या-क्या चीज़ पता चलता है, तो वो इसी को क्या करेगा बहुभाषिता क्षमता या संज्ञानात्मक वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। संज्ञान का मतलब ही समझ होता है। संज्ञान का मतलब क्या होता है? समझ होता है, यानी किसी चीज़ की समझ आना। आप किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो वो संज्ञान में तो वृद्धि होएगी ना आपकी। और फिर कहता है सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन होता है, बिल्कुल होता है, सोचने-समझने की उसमें पावर आती है, बौद्धिक उपलब्धियों का स्तर भी उसका बढ़ता है। ये चीज़ें दे देगा और एक उसमें पूछ लेगा कि इसमें से कौन-सा नहीं है, तो आपको पता ये 3 पता होंगे तभी आप वो नहीं वाले को वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान-प्रदान। बिल्कुल बात कर रहा है कि जो कक्षा में हम जो लैंग्वेजेज़ हम जो यूज़ करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, कक्षा में विभिन्न भाषा का यानी सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना। एक-दूसरे से हम आदान-प्रदान ज़रूर करते हैं भाषाओं का, क्योंकि हम एक-दूसरे से अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे सीखने में भी उसमें वृद्धि होगी। और कक्षा में छात्रों को एक-दूसरे की भाषा समझने का अवसर भी मिलता है। बिल्कुल समझने का मिलता है। अब बच्चा क्या करेगा अपनी भाषा आपने देखा होगा कि एक पंजाबी का बच्चा है और एक आपका हरियाणवी का बच्चा है, तो हरियाणवी वाला पंजाबी को सीखेगा और पंजाबी वाला हरियाणवी को सीखेगा। बहुत सारे वर्ड उसको सीखने को वहाँ पर मिलते हैं। अब क्या करेगा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ-साथ दूसरों की भाषाओं और संस्कृति का भी जो है वहाँ पे सम्मान करता है। बिल्कुल करता है, एक-दूसरे को उसकी भाषाओं का सीखने में क्या हो उसकी हेल्प होती है। अब आता है बहुभाषिता संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक प्राप्ति के सकारात्मक जुड़ाव। बिल्कुल है भई एक-दूसरे के अगर हम वो लैंग्वेजेज़ को सीखेंगे तो पॉज़िटिविटी उसके अंदर बहुत आती है, सकारात्मकता आती है और यह ज़रूरी है कि स्कूलों में बहुभाषी शिक्षण को प्रोत्साहित किया किया जाता है, किया जाए। बिल्कुल किया जाए भई इसको हम अगर स्कूलों में बच्चे मल्टीपल लैंग्वेजेज़ के हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए उसको मतलब उसको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ भाई क्योंकि एक क्लास में अगर 5 भाषाएँ हैं तो बच्चे कहीं न कहीं उससे इफ़ेक्ट होता है और उससे भाषाएँ उसको सीखने को कुछ न कुछ वर्ड उससे अलग भाषाओं का भी सीखता है। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ क्या-क्या हो सकती हैं? ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है कि क्या-क्या उसमें चैलेंजेज़ आते हैं? कैसे वो उसको सीख सकता है? कैसे उसको यूज़ कर सकता है?
तो क्षेत्रीय भाषाओं का उस पे प्रभाव होता है। अब ये कहता है कि क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग पहला तो वो यही चुनौती आती है कि वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा यानी जो आप जैसे आप सपोज़ करो आप हरियाणा से हैं, हरियाणा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हरियाणा में आप क्या करते हैं बहुत सारी जगह तो बिल्कुल ही एकदम खड़ी बोली बोली जाती है, तो वह वो स्कूल में जाएगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें उस टंग का जो क्षेत्रीय भाषा है उनका उस दूसरे छात्रों पे जो स्टूडेंट होते हैं उनका उस पे इफ़ेक्ट ज़रूर देखा जाता है, वो भी कहीं न कहीं उसको कैप्चर करते हैं। बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती आती है, बिल्कुल आती है उसको मतलब उनको सामाजिक आधार उनको एक सोशलाइज़ेशन वगैरह जो है उनका बेस बनाना और उनको उसके लिए भी एक कड़ी चुनौती इसके लिए रहती है। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती आती है। संप्रेषण का मतलब होता है कि एक-दूसरे से कम्युनिकेट करने कैसे करें, वो किस तरह से उसको स्किल को डेवलप कर सकते हैं, ये उसके अंदर आता है। छात्रों में भाषाई विकास कौशलों का विकास करने की भाषाई विकास कौशल का मतलब होता है कि ये लैंग्वेजेज़ अब आप क्षेत्रीय भाषा से आप टच में हैं और आपको लैंग्वेज वाली कक्षा में जा रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं वो जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, वो उसके इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगी, एक बड़ी चुनौती है। अध्यापक को विभिन्न भाषाओं से संबंधित ज्ञान की चुनौती आती है। यानी वो अब अध्यापक क्या करेगा, अब उसको पता नहीं है, अब आप सपोज़ करो कि एक बिहार का बच्चा है और वो यहाँ पर आपके हरियाणा में किसी स्कूल में पढ़ रहा है और वो टीचर क्या करेगा, उसको भोजपुरी तो आती नहीं है, तो कहीं न कहीं वो उसको एक चैलेंज बन जाएगा उसके लिए उस बच्चे को समझाना क्योंकि उसको भोजपुरी का तो ज्ञान है नहीं, वो हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है और आपकी जो क्षेत्रीय भाषा उसको जानता है, लेकिन वो बिहार से जो बच्चा आया है या मारवाड़ी में भी बहुत अगर नॉर्मल बच्चा बोल रहा है तो उसे कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर वो प्रॉपर मारवाड़ी बोल रहा है तो उसमें कहीं न कहीं उसको चैलेंज आता है। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और संज्ञान का अभाव होता है रुझान का अभाव होता है। बिल्कुल होता है भई बच्चा बच्चा क्या करेगा कि वहाँ उसमें लैंग्वेज के प्रति क्योंकि बच्चा क्या होता है कि जो अपनी मदर टंग है, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है, उसको अच्छे से उसको वो क्या करता है, उसमें इंटरेस्ट उसका मतलब उसको बोलता है। वो जब भी अदर कोई लैंग्वेज को बोलेगा, तो उसमें कहीं न कहीं उसकी जो इंटरेस्ट है और उसका जो भी रुझान वगैरह है, उसमें उसका अभाव पाया जाता है। अब आता है भाषाई विविधता में कक्षा में शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें? ये तो था चुनौतियाँ। अब वो कहता है कि इसको समाधान कैसे किया जाए, इसका इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उसको जो चैलेंजेस आपके सामने आए हैं, उसको आपको कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुभाषिता कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अपने जो बोल रहे हैं, उसको बोलते रहो। उसमें आप क्योंकि धीरे-धीरे करके वो जब उससे उसमें क्या होगा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप उसको अवसर देंगे ना बोलने का, तो कॉन्फिडेंस आएगा उसको बोलने का। अगर आप उसको कहेंगे नहीं ये नहीं बोलना, आपने ये बोला तो कहीं न कहीं हेजिटेट करेगा और वो फिर टीचर से जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। भाषा शिक्षण बहुभाषिता होना चाहिए केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं बल्कि शिक्षण कार्य की तैयारी के रूप में भी अ, ताकि बहुभाषिता कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सके। बिल्कुल होना चाहिए कि बहुभाषिता जो कक्षा है कक्षा में अगर हम किसी भी कई जैसे बहुत सारी भाषाएँ हम बोली जाती हैं, इसमें खाली शिक्षण कार्य की तैयारी के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि एक संसाधन के तौर पे हम इसको यूज़ करना चाहिए। बच्चों को प्राथमिक स्तर की जो विद्यालय शिक्षा दी जाती है, उसमें तो आपने पता ही होगा कि उसमें मातृभाषा का स्पेशली यूज़ किया जाता है। उसके अंदर क्या करते हैं हम मातृभाषा का हम यूज़ करते हैं। बहुभाषिता में शिक्षण अधिगम बहुभाषिता में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को सरल भाषा का जो समर्थ भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए उसको यानी उसको अच्छे से उसको उसको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिससे वो अच्छे से उस भाषा को समझ सके और उसको अपने कॉन्फिडेंटली उसको बोल सके। गैर हिंदी भाषी बच्चों में राज्यों में जो बच्चे हिंदी सीखते हैं, हिंदी प्रदेशों के माध्यम में बच्चे वह भाषा सीखे
जो उनके क्षेत्र में नहीं बोली जाती। यानी बच्चों को बोलना चाहिए कि जो वो सीख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चे उन भाषा को नहीं बोल पा रहे तो उनको भी बोलना चाहिए कि आप अपने उनके जो क्षेत्र में नहीं आती है, उनको मतलब मोटिवेट करो कि जो उनके क्षेत्र में नहीं आती है उन भाषाओं पर भी अपनी जो है सीखने की कोशिश करें, उनको बार बार जो है उसको मोटिवेट करते रहे। और भाषाओं के जो ये भाषाएं हैं, उनके अलावा जो आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में अष्टम सूची में यानी आठवीं सूची में जो आपका जो आठवीं सूची जो भाषा के लिए बनाई गई है, जो आर्टिकल बना है, तो उसमें भी भाषा का जो अध्ययन शुरू में किया जा सकता है। वो आप स्टार्टिंग में जो भाषा प्राइमरी लेवल पे आपने देखा होगा, बच्चे क्या होते हैं अनुकरण की विधि के आधार पर ज़्यादा सीखते हैं। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे अच्छे से उसको सीख सकते हैं। अब एक आता है त्रिभाषा सूत्र। जो त्रिभाषा सूत्र है इसमें क्या होगा कि आपका जैसे एक तो होता है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा होती है। ये त्रिभाषा सूत्र दिया था आपने देखा होगा कोठारी आयोग लेके आया था 1986 में। और उसने क्या किया था एक तो सॉरी 68 में शास्त्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा। एक तो होती है आपकी शास्त्रीय भाषा और एक होती है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा में कौन-कौन सी आती हैं? आपकी एक आती है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया और पंजाबी। ये आपकी कौन-सी है? राष्ट्रीय भाषा है जो राष्ट्र के आधार पर पढ़ाई जाती हैं। अब आता है त्रिभाषा सूत्र। इसमें मैंने कुछ लैंग्वेजेज़ ली हैं। जैसे इसमें आता है एक त्रिभाषा सूत्र। इसमें आता है त्रिभाषा सूत्र। इसमें क्या किया गया है कि आपका जो त्रिभाषा सूत्र है ये, आपके इसमें मतलब एक तो आपका शास्त्रीय आधार पे आता है, एक राष्ट्रीय आधार पर, एक आधुनिक यूरोपीय भाषा। आप इनको क्या है अपने लेवल पे यानी हम इसको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। शास्त्रीय में आपकी क्या आती है, आपकी संस्कृत आती है। आपने देखा होगा स्कूलों में 6 से आपकी संस्कृत स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। आपने जितने भी ग्रंथ देखे होंगे वो संस्कृत लैंग्वेजेज़ में हैं। तो आपकी जो शास्त्रीय भाषा कौन-सी होगी? संस्कृत है। अरबी होगी और फ़ारसी होगी। ये 3 भाषाएँ आपकी कौन-सी होगी? शास्त्रीय ये क्वेश्चन पूछता है। पहले पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? कौन लेकर आया था और कब आया था? दूसरा ये पूछा जाएगा शास्त्रीय भाषा में कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ हैं या इनमें से कौन-सी नहीं है? तो आपको पता होनी चाहिए कि संस्कृत, अरबी और फ़ारसी 3 लैंग्वेजेज़ थी जो शास्त्रीय भाषा थी और चौथी नहीं है, जो भी फोर्थ वो ऐड ऑन करेगा तो आपका आंसर वही होगा। या पूछ लेगा 3 कोई अलग से दे के इसमें से 1 दे देगा, बताइए शास्त्रीय भाषा इनमें से कौन-सी है? तो आपको तीनों पता होंगी तब उसके बाद ही आप उसको आंसर राइट कर सकते हैं। राष्ट्रीय भाषा कौन-सी होती है? तमिल, तेलुगु, असमिया, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है कौन-कौन सी तमिल, तेलुगु, असमिया, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, बांग्ला ये जितनी भी लैंग्वेजेज़ है हमारे नेशनल लेवल के यानी नेशनल लैंग्वेजेज़ हैं। आधुनिक यूरोपीय भाषा आपने देखा होगा आजकल बच्चों को फ्रेंच भाषा बहुत पढ़ाई जाती है, फ्रेंच और जापानीज़ जैपनीज़ क्योंकि बच्चों को ये लैंग्वेजेज़ ये क्या है यूरोपियन लैंग्वेजेज़ हैं और आजकल ये ऐड ऑन पे यानी थर्ड लैंग्वेज के रूप में फ्रेंच भाषा का ज़्यादा ही क्रेज़ आजकल बच्चे काफ़ी स्कूलों में काफ़ी यूज़ की जाती है फ्रेंच भाषा। और थैंक यू गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कंटेंट लेके आई हूँ और लास्ट मोमेंट पे ये अगर आपने पढ़ लिया तो इसमें से अगर 2-3 क्वेश्चन आने की काफ़ी उम्मीद रहती है। एक तो आपका ये भाषा के ऊपर रहेगा, ये जो त्रिभाषा सूत्र है, इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है और एक आपका बहुभाषिता वाला ज़रूर बनता है क्वेश्चन और आपको क्या होगा, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना कंटेंट तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका जो आने वाला जो सीटेट है उसमें भी आपकी ये जो वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है और इस बेल आइकन ज़रूर दबा लें क्योंकि इसमें आने वाली वीडियो का जो नोटिफ़िकेशन है आपको ईज़िली मिलता रहे। और अगर आपको ये पीपीटी ये जो पीडीएफ है ये चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज़।